हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में, जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आज के दिवस की जब बात की जाए तो आज के दिवस में जिस एक पहलू पे हमारी चर्चा होने जा रही है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और विषय संकल्पना की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए, टारगेट करते हुए हम कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आज का जो मुख्य विषय है, अगर उसके संदर्भ की बात करें तो ध्यान रखिएगा। आज हम यहाँ पे आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं, खास करके हिंदी के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आप सबसे यहाँ पे बात होने वाली है। तो हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने के लिए, उनके प्रवृत्ति को देखने के लिए खासा आप लोग भी जुड़ जाएं। इस सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी कर दें, ताकि उन लोगों को भी क्या किया जाए, इस सेशन के माध्यम से जोड़ा जा सके। तो चलिएगा, आज के क्रम की शुरुआत यहीं से करेंगे, इसी बिंदु के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। माँ बागदेवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी विषय के साथ ही आज की क्लास की शुरुआत भी करते हैं। चलिएगा, पहले प्रश्न के साथ यहाँ पे प्रश्नों के प्रवृत्ति देखते हैं। पहला प्रश्न है कि उज्ज्वल का एक सही संधि विच्छेद क्या है? क्या है उज्ज्वल? उज्ज्वल शब्द की जब बात की जाए तो उज्ज्वल शब्द का एक जो सही संधि विच्छेद होगा वह आपको देखने को मिलता है। उज्ज्वल, पीछे हमने कई बार चर्चा भी किया है, आपको बताया भी है कि जब हम संधि की बात करते हैं तो संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो एक होती है जहाँ पे स्वर मिलते हैं सामान्य अवस्था में, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। एक होती है जहाँ पे आपस में व्यंजन मिलते हैं, उस दशा को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। और एक होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पे कोई विसर्ग किसी के साथ ऐड होता है, तो उस दशा में क्या होता है, यहाँ पे विसर्ग संधि होती है। तो तीन प्रकार की क्या हो जाता है, कह सकते हो कि तीन प्रकार की आपकी संधि देखने को मिल जाती है। ठीक है, आज 10 मिनट लेट नहीं, ऐसी कोई संकल्पना ना है, कभी लेट होने की कोशिश ना होती है, लेकिन फिर भी आज हो गए हैं तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा, तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इस शब्द की बात की जाए तो इस शब्द में आपने कई बार पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें क्या है, इसमें व्यंजन संधि है। इसमें क्या है, व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो है क्या, तो यह पहला वाला इसका सही जवाब होगा, जहां पे हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, उत प्लस ज्वल। क्या बोलते हैं? उत प्लस ज्वल। अगर इसकी बात की जाए तो यह आपको देखने को मिल जाता है। तो सीन की जब बात की जाए तो सीन क्या है, अगर इसको देखा जाए तो उत, उत के साथ जब आप ज्वल लगाते हैं, ठीक है, उत के साथ जब आप ज्वल लगाते हैं तो उस दशा में क्या हो जाता है, ये जो तय शब्द होता है, ठीक है, तय की जब बात की जाए तो तय क्या होता है, तय आपके ज में परिवर्तित हो जाता है। तो इस दशा में क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक त लगा था और एक ऑलरेडी ज था। तो इस दशा में क्या होता है, ये त जो होता है ये ज में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे इस कारण से आप कह सकते हो उज्ज्वल एक नाम देखने को मिल जाता है, उज्ज्वल। ठीक है, तो अगर हम व्यंजन संधि की बात करें, व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि के अंतर्गत, व्यंजन संधि के अंतर्गत उज्ज्वल, गड़बड़ हो रहा, उज्ज्वल, ठीक है, अगर हम उज्ज्वल की बात करें तो उज्ज्वल में क्या होता है, उत प्लस ज्वल। खास अगर देखा जाए तो इसमें होता क्या है, तो त की जब बात की जाए तो त इसमें क्या करता है, जय में आपका परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो तय की जब बात की जाए तो तय क्या होता है, तय आपका जय में परिवर्तित हो जाता है। खासा अगर देखा जाए तो इसे परिप्रेक्ष्य आपने कुछ और शब्दों को सुना होगा, जैसे एक शब्द होता है सत प्लस जन। तो सतजन का क्या हो जाता है, तो ये जो परिवर्तन होता है ये आप कह सकते हो कि इस पहले वर्ण के अनुसार होता है। जैसे यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे आपका ज लगा है, ठीक है, तो जय वर्ण के अनुसार यहाँ पे जय लगा है, तो यहाँ से क्या होगा, तो इसी तर्ज पर आप कह सकते हो ये भी आपका सज्जन देखने को मिल जाता है। सज्जन के अलावा अगर देखा जाए तो ऐसे और भी कई सारे शब्द होते हैं, जिसमें होता क्या है कि जब दो आपसी कह सकते हो कि व्यंजन आपस में मिलते हैं, तो व्यंजन मिलने की दशा में क्या हो जाता है, जहाँ पे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे यहाँ पे ता है या द है, तो उस दशा में क्या होता है, ये जो आपका पहला वर्ण होता है इसी आधार पे यह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ने की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ आपको मिलता है, लेकिन ये कुछ फिक्स केस में होता है। ये जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ता है या आप कह सकते हो कि दा है, ठीक है,
तो ता या दा वाले केस में ही क्या होता है, यह आपका परिवर्तन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो त और दा की जब बात की जाए तो उस दशा में क्या होता है, यह आपका परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला वर्ण क्या हो जाता है, दूसरे वर्ण के अनुसार दिख मिलता है। दिगंबर एक शब्द है, दिगंबर। आज दिगंबर की जब बात की जाए तो दिगंबर का एक सही संधि विच्छेद आपको देखने को मिलता है। हाँ, ये व्यंजन संधि आपको देख मिलती है। ठीक है, कहा जा रहा है कि दिगंबर के अंतर्गत जो एक सही संधि विच्छेद होती है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका संबंध क्या होगा, दिगंबर। खास अगर देखा जाए तो दिग प्लस अंबर होता है, दिग प्लस अंबर होता है, या दिग प्लस अंबर होता है, या दिग प्लस अंबर। दिगंबर, दिगंबर की जब बात की जाए तो इसका पैटर्न क्या है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये क्या है, यह एक व्यंजन संधि है। क्या है, यह भी एक आपकी व्यंजन संधि है। बेसिकली अगर देखा जाए तो आप शब्द देख पा रहे हैं दिक प्लस अंबर, तो शब्दों से ही पता चल रहा है यहाँ पे क्या है, गा है, गा है, का है, का है। तो इस दशा में व्यंजन इसमें क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर संदर्भ क्या होता है, तो आपने कई बार सुना होगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारे यहाँ पर खास करके आपने संधि पैटर्न में देखा होगा विभिन्न प्रकार के शब्दों को, जैसे आते हैं क, च, ट, त, प। ठीक है, ऐसे हिंदी वर्णमाला की जब बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला में खासा अगर देखा जाए तो ये जो क, च, ट, त, प ऐसे शब्द होते हैं, इनके बाद अगर क्या होता है, आप शुद्ध रूप से समझिएगा कि आपके वर्णों का जो तीसरा वर्ग होता है या जो आपका चौथा वर्ग होता है, अगर ये आते हैं, ठीक है, तो क, च, ट, त, प के बाद तीसरा या चौथा वर्ण आता है, तो इस दशा में क्या हो जाता है, इस दशा में खास करके आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर हम बात करें तो क, च, ट, त, प, या फिर आप कह सकते हो कोई तीसरा या चौथा वर्ण है, या फिर आपके या, रा, ला, वा, इनके बाद आपका क्या आता है, कोई स्वर आता है। तो उस दशा में जो एक परिवर्तन हमें देख मिलता है, अगर हम इसको कहें तो वह क्या हो जाता है, तो वह यहाँ पर इस परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में इस वर्ण का अंत में क्या हो जाता है, तीसरा शब्द हो जाता है। जैसे का के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा, तो क के परिप्रेक्ष्य में गा हो जाएगा। ठीक है, च की जब बात की जाए तो च के परिप्रेक्ष्य में क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा। तो मतलब आप कह सकते हो कि जिस एक वर्ण से संबंधित इसकी पद्धति होती है, उसका क्या हो जाता है, ये तीसरा वर्ण आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं दिगंबर, तो दिगंबर में शब्द क्या है, दिगंबर की जब बात की जाए तो दिख और अंबर, तो यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे का शब्द है, का वर्ण है, का वर्ण के बाद क्या हुआ है, आ एक स्वर लगा है, तो आ जुड़ने के नाते अब क्या हो जाएगा, इसका तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो तीसरा वर्ण क्या होगा, का, तो ये हो जाएगा दिगंबर। ठीक है, तो ग यहाँ पे परिवर्तित होके आ जाएगा, और इस दशा में इसका सही उत्तर क्या होगा, यही आपके सम्मुख आ जाएगा, जिसको हम दिक प्लस अंबर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिक और अंबर, इनमें जो परिवर्तन का स्वरूप हुआ वह क्या हुआ, तो यहाँ पे का था और क के साथ आ आया। अभी हमने देखा कि अगर आपका क, च, ट, प है तो उस दशा में कोई इसके साथ स्वर आता है तो परिवर्तन में क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। शुद्ध रूप में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाता है, यह तृतीय वर्ग आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तृतीय वर्ग इसमें क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस दशा में परिवर्तित होके होगा क्या, तो ये हो जाएगा गा। यहाँ पे आपने देखा दिगंबर। ठीक है, दिगंबर की जब बात की जाए तो दिगंबर का नाम इसी तरीके से आपको दिख मिलता है। ठीक है, जैसे एक शब्द है, आपने सुना होगा कई बार बोलचाल की भाषा में, एक शब्द होता है बाक प्लस ईस। ठीक है, बाघ प्लस ईस, आपने अक्सर इसका नाम सुना है। तो बाघ प्लस ईस की जब बात की जाए तो इसको जब आप मिलाते हैं तो यहाँ का वर्ण है तो ये क्या होगा, गा में हो जाएगा। तो कई बार आपने देखा भी होगा क्या बोला जाता है, बागीस के रूप में नाम दिया जाता है। ठीक है, तो बागीस की जब बात की जाए तो बागीस क्या हो जाता है, बाघ प्लस ईस का हो जाता है। ठीक है, बागीस। इवन अगर देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य में आपने सुना होगा किसके बारे में, खास करके एक शब्द आता है सदाचार। ठीक है, सदाचार। तो सदाचार की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो परिवर्तित हुआ है अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे क्या परिवर्तन हुआ है, खासा आपने देखा होगा कि ये दा बना है। अब दा कहाँ से मिलता है, तो आप जानते भी हैं पापा बाभा मार। ठीक है, यारा लावासा, अगर इनकी बात की जाए तो ये किस वर्ण में आता है, दा। आप समझिएगा दा तीसरा जो आता है वो किस में आता है, पा फा बा भा, ता था दा।
ता वाले में। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है वो कैसे हुआ है, सत, और सत के प्लस में क्या हुआ है, आचार, ये शब्द आपके जुड़े हैं। तो सत मतलब क्या हो गया, तावर्ण था, तो तवर्ण आपका आया, तय वर्ण के साथ तीसरा वर्ण जुड़ा, तो उस दशा में क्या हो गया, असमान स्वर होने की दशा में यहाँ पे क्या हो गया, दय आपका परिवर्तन हो गया। तो मतलब यही समझना है कि अगर कोई क्या होता है, का चा टा ता पा ऐसे शब्द हैं और इनके बाद कोई स्वर आता है तो उस दशा में क्या होता है, ये तीसरे वर्ण में आपका परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है उल्लंघन। आज उल्लंघन की जब बात की जाए तो उल्लंघन का एक सही संधि विच्छेद क्या होगा। उल्लंघन शब्द की जब बात की जाए तो उल्लंघन शब्द का एक सही संधि विच्छेद क्या होता है, उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन, उल प्लस लंघन, या फिर आपका यहीं पे कह सकते हो कि उ प्लस लंघन। क्लियर। अगर अब यहां पे देखा जाए तो इसका नियम क्या है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये भी एक व्यंजन संधि ही है। ठीक है, व्यंजन संधि की जब बात की जाए तो ये भी क्या होती है, एक व्यंजन संधि के रूप में ही देखने को मिल जाती है। खास अगर देखा जाए तो सीन क्या होता है, सीन ये होता है कि मान लेते हैं कोई शब्द है ता या फिर आपका दा, ठीक है, ता या फिर आपका दा ऐसे शब्द हैं, और तय द के बाद क्या होता है, खास करके आपका एक शब्द आता है ला। ठीक है, तो ता और द के साथ अगर ला नाम का शब्द आता है तो उस दशा में जो परिवर्तन होता है वो क्या हो जाता है, तो वह तय दय की जगह पर यहाँ पर लय शब्द पूरी तरीके से लग जाता है। तो आप यूं कह सकते हो कि ता या फिर द वर्ण जो है अगर इनके साथ में लय वर्ण आता है तो उस दशा में क्या होता है, ये जो त या द है उसकी जगह पर लय परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें होगा क्या, तो आपने देखा कि शब्द लगा है उल्लंघन। ठीक है, तो लंघन तो अपने आप में सही है, बेसिक अगर देखा जाए तो शब्द क्या होगा, उत हो जाएगा। तो इस दशा में यही आपका सही जवाब होगा। क्यों, क्योंकि ता का हमने देखा कि ये क्या होता है, ल में परिवर्तित हो जाता है। तो उत प्लस लंघन, यही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा। लंघन ऑलरेडी आपका प्रयोग किया जाएगा और उत के परिपेक्ष क्या होगा, यह चूंकि तय आपका ला में परिवर्तित हो जाता है तो उल और यहाँ पे लंघन। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्लंघन आपके सम्मुख आ जाएगा, क्योंकि ता जो होता है वो आपके ला में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो उथला एक शब्द है, उथला। आज उथला की जब बात की जाए तो उथला का विलोम हमें देखने को मिलता है। उथला शब्द की जब बात की जाए तो उथला शब्द का विलोम हमें देखने को मिल जाता है। उथला, गहरा, छिछला, समतल या फिर उभार। उथला का सही जवाब क्या होगा। अब उथला की जब बात की जाए तो उथला का मतलब होता है एक तरीके से ऊंचाई, तो इसका बराबर पूरा पैटर्न आपको देख मिलेगा। ठीक है, तो उथला का हो जाएगा समतल। गहरा की जब बात की जाएगी तो गहरा का क्या होगा, गहरा का हो जाएगा छिछला। ठीक है, गहरा की जब बात की जाए तो गहरा का क्या होगा, गहरा का छिछला हो जाएगा। और उथला की जब बात की जाए तो उथला का संदर्भ क्या होगा, उथला की जब बात की जाए तो उथला का हो जाएगा समतल। ठीक है, और उभार की जब बात की जाए तो उभार मतलब एक तरीके से ऊंचाई, तो इसका क्या होगा, इसका भी एक तरीके से मैदानी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर गहरा छिछला की परिपेक्ष में और उथला का समतल। ठीक है, कहा जा रहा है स्वर्ग शब्द का विलोम है। अगर हम स्वर्ग की बात करें तो स्वर्ग नाम का जो एक शब्द है उसका विलोम क्या होता है, वैकुंठ, देवलोक, परमधाम या फिर नरक। यहां पर अगर इसकी बात की जाए तो यह समझता आपको देख मिलता है। हमारे यहां पर खास करके स्वर्ग शब्द का विलोम देख मिलता है। स्वर्ग शब्द की जब बात की जाए तो स्वर्ग शब्द का विलोम क्या होता है। अब देखिए, स्वर्ग की जब बात की जाए तो स्वर्ग नाम से ही पता चलता है कि ये क्या होती है, परम गति की बात होती है, अर्थात परम धाम इसे नाम देते हैं। कई बार आपने सुना होगा देवताओं का लोक भी माना जाता है। ठीक है, इवन अगर देखा जाए तो बैकुंठ, इसका मतलब ये सारे जो शब्द है ये क्या है, ये इसके एक तरीके से पर्याय है। ये सारे शब्द जो हैं ये इसके क्या है, ये एक तरीके से इसके पर्याय हैं। तो बचा कौन, यहाँ पे नरक। नरक की जब बात की जाए तो नरक क्या होता है, नरक की जब बात की जाए तो नरक इसका क्या हो जाता है, विलोम आपको देख मिलता है। तो स्वर्ग का नरक, ठीक है, ये आपको क्या हो जाता है, देख मिलता है। राग शब्द की जब बात की जाए तो राग शब्द का विलोम होगा। राग शब्द की जब बात की जाए तो राग शब्द का विलोम होगा अनुराग होगा, विराग होगा, आसक्ति होगी या फिर आपकी अनुरक्ति होगी।
राग शब्द का विलोम होगा? देखिए, शब्दों की जब बात की जाए तो शब्दों में आप समझ सकते हैं, जैसे अनुरक्ति है तो इसका विलोम क्या होता है? इसका विरक्ति आपका क्या हो जाता है? विलोम हो जाता है। ठीक है, अगर हम अनुरक्ति की बात करें तो इसका विलोम जो होता है वह आपकी विरक्ति हो जाती है। इवन आसक्ति की जब बात की जाए तो आसक्ति के परिप्रेक्ष्य विलोम जो होता है वो क्या होता है? अनासक्ति होती है। ठीक है, तो अनासक्ति की जब बात की जाए तो अनासक्ति क्या होता है? इसका विलोम आपको देखने मिलता है, अनासक्ति। और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो फिर आपका आता है कौन सा? विराग। तो राग का क्या होगा? राग का विराग होगा। जबकि राग के परिप्रेक्ष्य अनुराग जो है वो इसका क्या है? वो पर्याय है। ठीक है, तो राग के परिप्रेक्ष्य जो अनुराग है वो क्या है? वह आपका इसमें कह सकते हो पर्याय माना जाता है। लेकिन जब हम विराग की बात करते हैं तो विराग का मतलब होता है एक तरीके से इसका क्या? विलोम। तो राग का विराग हो जाएगा। बाकी आसक्ति की जब बात की जाए तो आसक्ति का अनासक्ति होगा, और अनुरक्ति की जब बात की जाए तो अनुरक्ति का जो होगा वह क्या होगा? वह विरक्ति के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक शब्द आता है दर्प। दर्प की जब बात की जाए तो दर्प शब्द का पर्यायवाची कौन है? दर्प की जब बात की जाए तो दर्प नाम का जो शब्द है उसका पर्याय हमें देखने को मिलता है, दर्प। दर्प की जब बात की जाए तो दर्प का मतलब क्या होता है? दर्प की अगर बात की जाए तो इसका संदर्भ समझिएगा। एक्चुअली हमारे यहाँ पर जब भी घमंड की बात आती है तो घमंड के लिए क्या होता है? इसका प्रयोग किया जाता है, घमंड। इवन आप कह सकते हो कि जैसे कहा नहीं जाता मान है, अभिमान है, ठीक है, या आप सीधे तौर पे कह सकते हो कि गर्व है। ऐसे जो शब्द होते हैं वह यहाँ पे आपके क्या किए जाते हैं? इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे दंभ हो गया, अहंकार हो गया। ठीक है, तो मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि जो दर्प शब्द होता है वह किसकी तरफ इशारा करता है? वह इशारा करता है अहंकार की तरफ। तो इसका जो पर्यायवाची होता है वह आपका अहंकार होता है। इवन आप कह सकते हो इसके पर्याय में घमंड भी होता है, मान भी होता है, मान भी होता है, गर्व भी होता है, दंभ भी होता है, और अहंकार की जब बात की जाए तो ये सारे शब्द आपके क्या हो जाते हैं? इसमें आपके जुड़ जाते हैं। ठीक है, बाकी स्वाभिमान की जब बात की जाए तो स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? ये होता है आत्मसम्मान। आत्म सम्मान की जब बात की जाए तो आत्मसम्मान। इवन एक शब्द और आपने सुना होगा जैसे आत्मगौरव। ठीक है, तो आत्मगौरव की जब बात की जाए तो आत्मगौरव, आत्मसम्मान। ठीक है, ये सारे शब्द क्या होते हैं? ये आपके स्वाभिमान के अंतर्गत आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका इस्तेमाल किया जाता है। और व्यथा की जब बात की जाए तो व्यथा का मतलब क्या होता है? दुख, दर्द, पीड़ा। ठीक है, इन सब की जब बात की जाए तो ये क्या होती है? यह दुख, दर्द, जो पीड़ा होती है वो आपके व्यथा के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाती है। इवन इसमें और भी शब्दों को जोड़ें तो जैसे विपदा, विपदा के अलावा आप कह सकते हो कि जैसे शोक। ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं? ये व्यथा के होते हैं। तिरस्कार का मतलब एक तरीके से किसी को क्या करना? मतलब नीचा दिखाना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आगे की बात की जाए तो जंगल। जंगल शब्द की जब बात की जाए तो जंगल शब्द में पर्यायवाची शब्द नहीं है। जंगल की जब बात की जाए तो जंगल के परिप्रेक्ष्य में नाम ध्यान रखिएगा किसको आधारित करते हुए यह नाम देखे मिलता है? ठीक है, जंगल शब्द की जब बात की जाए तो जंगल शब्द पर्यायवाची के रूप में कह सकते हो कि यहाँ पे देखने को मिलता है। कांतार कहा जाता है, अरण्य कहा जाता है, कानन कहा जाता है, या फिर आपकी कैमुदी के रूप में नाम दिया जाता है जंगल। जंगल की जब बात की जाए तो कांतार, अरण्य, कानन या कौमुदी। कांतारा तो अभी आपने मूवी देखी थी। ठीक है, खास अगर देखा जाए तो कांतार भी है। अरण्य अपने आप में जानते हैं, अरण्य जंगल का ही पर्यायवाची है। कानन की जब बात की जाए तो ये भी जंगल का पर्यायवाची है। कौमुदी नहीं है, क्योंकि कौमुदी की जब बात की जाए तो ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, कौमुदी की जब बात की जाए तो कौमुदी क्या होता है? कौमुदी की जब बात की जाए तो ये क्या होता है? यह कमल का पर्यायवाची आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इवन आप कह सकते हो कि इस परिप्रेक्ष्य जैसे एक शब्द होता है ज्योत्सना। ज्योत्सना की जब बात की जाए तो ज्योत्सना भी इसको हम नाम देते हैं। ठीक है, तो कौमुदी, ज्योत्सना, कमल ये सारे आपके देखने को मिल जाते हैं। बाकी कांतार, अरण्य, कानन इन सब की जब बात की जाए तो ये क्या होते हैं? ये खास करके जंगल के पर्यायवाची माने जाते हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक समूह में सभी शब्द जो हैं वो परस्पर क्या है? पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। क्या है? शब्दों समूह की जब बात की जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में सभी शब्द जो हैं वह आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे तिमिर है, अंधकार है, अंधेरा है, रजनी है। ठीक है,
प्रभात है, प्रभास है, भोर है, सुबह है, और निशा है, उषा है, संध्या है, प्रभा है, चंचला, चपला, लक्ष्मी, विष्णुप्रिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगर यहाँ पे शब्दों की बात की तो कौन सा एक ऐसा क्रम है जो अपने आप पे क्या है, महत्वपूर्ण है? अमित शुक्ला, बिल्कुल देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, रेगुलर ना देखते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा कि मुख्य रूप से समूह के अंतर्गत परस्पर पर्यायवाची। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो लक्ष्मी और विष्णुप्रिया ये तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेम ही, और चंचला और चपला की जब बात की जाए तो ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। खासा अगर देखा जाए तो ये बिजली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लक्ष्मी और विष्णुप्रिया की जब बात की जाए तो वो श्री हरि की पत्नी जो हैं, खासा अगर उनकी बात की जाए तो माता लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी और विष्णुप्रिया या हरिप्रिया का नाम इस्तेमाल किया जाता है। चंपला और चंचला जो है ये बिजली से समित होता है। निशा की जब बात की जाए तो निशा का मतलब होता है रात, संध्या का मतलब होता है शाम का समय, उषा का मतलब होता है भोर काल, और प्रभा की जब बात की जाए तो दिवस की बात चली है, मतलब ये अपने आप में बेकार ही है। ठीक है, तिमिर की जब बात की जाए तो तिमिर अंधकार, अंधेरा, रजनी। तो तिमिर का मतलब होता है रोशनी, तिमिर का मतलब होता है रोशनी, बाकी अंधकार, अंधेरा, रजनी ये आपकी रात की पर्यायवाची है, तो ये भी अपने आप में सेम नहीं है। सेम की जब बात की जाए तो ये आपका प्रभात सुबह का समय, प्रभास सुबह का समय, भोर सुबह का समय, और सुबह अपने आप में सुबह ही है। तो इस दशा में अगर देखा जाए तो प्रभास, प्रभात, भोर, सुबह ये सारे क्या हो जाते हैं, इसमें आपको देख मिलते हैं। एक शब्द है कि जीवन धन, जीवन धन का एक समानार्थी शब्द है। जीवन धन की जब बात की जाए तो जीवन धन का समानार्थी है यमराज, पति या जिसको हम स्वामी कहते हैं, आदमी या फिर माहीपति। जीवन धन यह नाम आपको दिख मिलता है, यह किसका पर्याय होता है? अभी कल हमने यमराज के बारे में देखा था। कल यमराज की जब बात की जाए तो हमने बताया भी था कि यमराज जो भाई साहब होते हैं, अगर इनकी बात की जाए तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, यम के रूप में भी जानते हैं, इनको हम लोग धर्मराज के रूप में भी नाम देते हैं। ठीक है, धर्मराज भी इन्हें कहा जाता है। इवन आप कह सकते हो चूंकि ये जीवन का अंत करते हैं तो इस कारण से इनको अंतक भी कहा जाता है। ठीक है, और मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में इनको हम कई बार मृत्यु का भी नाम दे देते हैं। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो आदमी, आदमी का जो पर्याय होता है वो क्या होता है, वो होता है मानव, मनुष्य। ठीक है, मानव, मनुष्य की जब बात की जाए तो मानव, मनुष्य, इवन आप कह सकते हो कि जैसे इंसान, ये सब क्या हो जाते हैं, यह आपके मनुष्य के अर्थात आदमी के पर्यायवाची आपको देखने को मिल जाते हैं। खासा अगर देखा जाए तो यहीं पर आप कह सकते हो कि जैसे महीपति की जब बात की जाए तो महीपति का संदर्भ क्या होता है, ये राजा के लिए होता है। खास अगर देखा जाए तो नरपति भी आप कह सकते हो उसके लिए। ठीक है, क्या कहते हैं, राजा की जब बात की जाए तो राजा के लिए नरपति भी इस्तेमाल किया जाता है। इवन आप कह सकते हो इसको हम नरेंद्र भी कह सकते हैं, नरेंद्र, और यहीं पे आप कह सकते हो महीपाल। ठीक है, महीपाल की जब बात की जाए तो महीपाल भी यहाँ पर महीपति के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो नरपति, नरेंद्र, महीपाल ये सारे जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, महीपति का संबंधित होता है। जीवन धन का मतलब होता है एक तरीके से जो हमारे साथ जीवन भर बना रहे, अर्थात हमारी जो गाढ़ी कमाई है, अर्थात पति, पति की जब बात की जाए तो ये जीवन का एक आधार माना जाता है, और इसी कारण से पति या जो हमारे स्वामी होते हैं खास करके इसको हम जीवन धन के रूप में नाम दे देते हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उस वाक्यांश के लिए क्या करिए, एक शब्द बताइए। खास अगर देखा जाए तो इंद्रधनुष, या इंद्रियातीत, या इंद्रिय निग्रह, या फिर आपके इंद्रिय जीत, कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा? अब देखिए, इंद्रजीत की जब बात की जाए तो इंद्रजीत का मतलब ही होता है कि जिसने क्या किया है, अपने इंद्रियों को जीत रखा है, अर्थात कह सकते हो कि इंद्रियों को जिसने क्या किया है, खास करके बस में कर रखा है। तो इंद्रियों को बस में करने वाले की जब बात की जाए तो ये क्या होता है, यह आपका इंद्रजीत होता है। तो इंद्रियों को बस में करने वाला इंद्रजीत होता है। इवन अगर देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि जो क्या करता है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंद्रिय तीत की संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रिय तीत की जब बात की जाए तो यह संज्ञा इसे दिया जाता है। ठीक है, और जो इंद्रियों के बस में होता है, अगर उसकी बात की जाए तो जो
इंद्रियों के बस में होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इंद्रियों के बस में जो होता है अगर उसकी बात की जाए तो उसे नाम दिया जाता है इंद्रिय निग्रह। तो अलग अलग संदर्भ ध्यान रखिएगा कि जो इंद्रियों के अंतर्गत होता है उसे हम इंद्रिय निग्रह कहते हैं, जो इंद्रियों को बस में कर लेता है उसे हम इंद्रिय जीत कहते हैं, और जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर होता है उसे हम इंद्रिय तीत कहते हैं। तो ये खासा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंद्रिय निग्रह क्या होता है? जो आपके बस में हो जाता है। खासा इंद्रियातीत क्या है? जो उस पर जीत चुका है, उससे बाहर हो चुका है। और इंद्रिय जीत की जब बात की जाए तो ये क्या हो रहा है? इंद्रिय को अपने बस में करने वाला, ठीक है। तो यह नाम ध्यान रखिएगा, क्लियर, यह नाम ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि तर्क द्वारा जो व्यक्ति माना जाता है कोई विषय, उसके लिए अगर देखा जाए तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश, उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? तर्क सम्मत, तर्क संगत, तकावी या फिर आपका तटस्थ। इसका सही जवाब क्या होता है? खासा अगर देखा जाए तो जिस एक पहलू को हम लोग क्या करते हैं? तर्क के द्वारा मानते हैं, तर्क के द्वारा मानते हैं। तकावी के बारे में आपने सदैव सुना होगा, ये क्या होता है? ये किसानों को ऋण दिया जाता है, किसानों को सरकार के द्वारा ऋण दिया जाता है। किसानों की जब बात की जाए तो किसानों को सरकार के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तकावी का नाम देते हैं, तकावी, ठीक है। और तटस्थ की जब बात की जाए तो तटस्थ मतलब कह सकते हो कि किसी के समर्थन में ना रहना, ठीक है। किसी के समर्थन में ना रहने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? खास करके हम तटस्थ कहते हैं। मतलब जो ना इधर का है ना उधर का है, अपनी बातों पे क्या है? अडिग है, ठीक है। मतलब किसी का वो समर्थन नहीं करता, किसी की पक्षपाती नहीं करता है। तो वह यहाँ पे आपको दिख मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि तर्क संगत, तर्क संगत की जब बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि जिसे क्या किया गया? तर्क के आधार पे, तर्क के आधार पे क्या किया गया है? उसको एक तरीके से वेरीफाई किया गया है, ठीक है। अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि जिसे तर्क के आधार पे क्या किया गया? वेरीफाई किया गया है, अर्थात जिसे सही साबित किया गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तर्क संगत कहते हैं, मतलब तर्क उसके साथ है, ठीक है। और बाकी तर्क संबद्ध की जब बात की जाए तो ये क्या होता है? जो तर्क के संदर्भ में माना जाता है। तो तर्क के द्वारा जिस एक पहलू को हम मानते हैं उसे हम तर्क सम्मत कहते हैं, ठीक है। तो तर्क सम्मत जिसे तर्क के सम्मत मानते हैं, तर्क संगत जो तर्क के आधार पर माना जाता है, और तकावी किसानों को दिया जाने वाला ऋण होता है, और तटस्थ की जब बात की जाए जो किसी के समर्थन में नहीं रहता है उसका नाम देख मिलता है। एक नाम है कि ऊपर की ओर जिस एक पहलू को उछाला जाता है उसके लिए हम लोग क्या एक शब्द इस्तेमाल करते हैं? ऊपर की ओर जो चीज आपकी उछाली जाती है उसके लिए क्या एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है? प्रक्षिप्त, उच्छिप्त, आरोहण या फिर उत्थान। इसका सही जवाब क्या होगा? अब देखिए उत्थान की जब बात की जाए तो उत्थान का मतलब क्या होता है? उत्थान का मतलब होता है एक तरीके से उठना, ठीक है। उठना मतलब किसी एक पहलू में आप कह सकते हो कि ऊपर की तरफ उठना। अगर इसकी बात की जाए तो यह आपका क्या होता है? उत्थान से समित होता है। अगर हम आरोहण की बात करें तो आरोहण का मतलब क्या होता है? आरोहण का मतलब होता है किसी एक पहलू पर सवार होना, होता नहीं कि आरोहित होना, ठीक है। बेसिक अगर देखा जाए तो प्रक्षिप्त का मतलब होता है एक तरीके से फेंकना, ठीक है। प्रक्षिप्त मतलब होता है फेंक देना। तो फेंकने की जब बात की जाए तो फेंक देना ये क्या होता है? प्रक्षिप्त का मतलब होता है। ऊपर की जब बात की जाए तो ऊपर के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? उच्छिप्त इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रक्षिप्त के परिपेक्ष में फेंक देना, उच्छिप्त का संदर्भ होता है ऊपर की तरफ, आरोहण मतलब होता है सवार होना, और उत्थान का मतलब होता है उठना, ठीक है। आंखों के सामने जो हो, क्या हो? आंखों के सामने जो हो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल बताइए। सामाजिक, प्रत्यक्ष, सुलभ या फिर प्रियतम। आंखों के जो सामने पहलू होता है उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सामाजिक, प्रत्यक्ष, सुलभ, प्रियतम। प्रियतम नाम से ही पता चल रहा है जो प्रिय होता है। सामाजिक मतलब जो समाज में घटित घटनाएं हैं। सुलभ मतलब एक तरीके से जो आसानी से प्राप्त हो जाए, क्या हो? जो आसानी से आपको क्या हो? प्राप्त हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम सुलभ कहते हैं। तो यहाँ पे बचा कौन? यहाँ पे बचा आपका प्रत्यक्ष। तो आज प्रत्यक्ष की जब बात की जाए जो आंखों के सम्मुख होता है, ठीक है। आगे की बात की जाए तो पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का जो एक स्वरूप होता है वह क्या हो जाएगा?
एक्चुअली आप भी जानते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, विकार के होने के नाते क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। तो मान लेते हैं कोई एक शब्द है, तो उस दशा में वहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। जैसे एक शब्द है पुल्लिंग का, अगर हम कहें लड़का, ठीक है, तो हमने कहा कि काला लड़का, ठीक है, काला लड़का, तो उस दशा में क्या हो जाएगी, अगर इसका स्त्रीलिंग हमने किया तो फिर क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप से आप कह सकते हो तो हो क्या जाएगी, काली लड़की, ठीक है। तो इस तरीके से काला लड़का का काली लड़की हो जाएगी, तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो, ठीक है, काला लड़के का काली लड़की। जैसे आप कह सकते हो कि मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि जैसे कुछ ऐसे जानवरों के भी नाम ले सकते हैं, जैसे कह सकते हो कि काला बैल, तो काला बैल की क्या हो जाएगी, काली गाय हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कव्वाली शब्द, कव्वाली शब्द की जब बात की जाए तो इसमें से कौन सा लिंग आपको देख मिलता है। कव्वाली की जब बात की जाए तो कव्वाली में कौन सा लिंग आपको देखने को मिल जाता है। देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, ये आपकी केवल मानसिकता होती है, हम तो इतने जानते हैं। बाकी अगर प्रकृति ने किसी को बनाया है चाहे जिस लेवल पे, तो वो सबसे बेहतर नमूना है। हम इस बात पे इस नाते नहीं क्लेम करते हैं क्योंकि या तो हम प्रकृति के आगे खड़े होकर के और कहें लाओ हम बना लेते हैं अपने हिसाब से, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो जिस चीज़ को प्रकृति ने बना रखा है उसी को ही स्वीकार करना, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, ठीक है। और शायद हमें लगता है कि इसी कारण से हम इस पर कोई विभेद नहीं करते हैं। और खासा हमारी तो जो एक लोकेशन है उस पद्धति के अनुसार तो हमें इस बातों पे सोचना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये जो प्रदेश होते हैं, जो आपके सूर्य के टेम्परेचर का एक आधार होता है, उसके आधार पे ही व्यक्ति क्या होता है, काला गोरा होता है, बाकी उससे कोई लेन देन नहीं होता है। व्यक्ति का स्वभाव कैसे होता है ये अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। कव्वाली, कव्वाली की जब बात की जाए तो कव्वाली का संदर्भ क्या होता है। कव्वाली की जब बात की जाए तो ये अपने आप में होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या फिर आपके उभय लिंग। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसका शब्द क्या होगा। तो कव्वाली की जब बात की जाए तो कव्वाली क्या होता है, ध्यान रखिएगा, कव्वाली है स्त्रीलिंग। हमने कई बार बताया है कि आप कुछ ना आए तो इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए। जैसे आप कहिए कि कव्वाली गाया जाता है या कव्वाली गाई जाती है, तो सीधे शब्दों में कव्वाली गाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग की जब बात की जाए तो स्त्रीलिंग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग की जब बात की जाए तो स्त्रीलिंग आपको देखने को मिल जाता है किस एक परिपेक्ष में, जब हम बात करते हैं कव्वाली के रूप में। कव्वाली, हालांकि ध्यान रखिएगा कव्वाली हमारे यहाँ की संरचना नहीं है, बल्कि इसकी जब बात की जाए तो ये आगत वर्डों में, खास करके फारसी भाषा, तो आपने फारसी भाषा के बारे में सुना होगा, ये फारसी भाषा से आया हुआ एक विशेष शब्द हो जाता है, ठीक है। आगे की बात की संज्ञा के जिस रूप से अस्तित्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग आपको देखने को मिल जाता है। हमारे यहाँ पर देखा जाए तो संज्ञा के परिपेक्ष में जिस एक पहलू में खास क्या बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, तो उसे हम किस एक नाम से नाम देते हैं। संज्ञा के उस शब्द की बात की जाती है जिससे हमें क्या होता है, स्त्रीत्व जाति का बोध होता है। तो इससे क्या होगा, तो शुद्ध रूप से आप कह सकते हो कि अगर पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो उस समय हम क्या कहते हैं, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। लेकिन जब हम स्त्री जाति की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। और जब एक तरीके से कह सकते हो कि दोनों के बारे में ना पता चलता है, या आप कह सकते हो कि जो दोनों के बारे में ना पता चलता है या फिर दोनों में उपस्थित हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उभय लिंग या फिर नपुंसक लिंग कहते हैं। अब जैसे इसमें नपुंसक कहना थोड़ा सा एक गड़बड़ निगेटिव साइन देता है, किसके लिए, जैसे आप पेशे की बात करें, ठीक है। अब आपसे कोई कहता है कि भाई डॉक्टर, तो डॉक्टर को आप क्या कहेंगे, डॉक्टर स्त्री है या फिर पुरुष है, तो डॉक्टर को आप उभयलिंगी कहेंगे, ना कि डॉक्टर को ये कहेंगे अरे ये नपुंसक डॉक्टर है, कहिए बोल के देख लीजिए डॉक्टर नपुंसक है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि कोई महिला मतलब टीचर वगैरह है, जो पेशे की बात चली है उसको लेकर के, तो ये थोड़ा सा निगेटिव भी हो जाता है, उसका प्रयोग अलग तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे पुरुष जाति के लिए क्या होगा, पुरुष हो जाएगा, स्त्रीलिंग स्त्री के लिए होगा। और पेशेवर की जब बात की जाए तो उनके लिए ध्यान रखिएगा, उनके लिए नपुंसक नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो उभयलिंगी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देख मिलता है खासा। अब अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष का मतलब एक तरीके से राम हो गया, ठीक है। पुरुष जाति की जब बात की जाए जैसे राम हो गया, श्याम हो गया। इसी तरीके से अगर हम स्त्री जाति की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जैसे आप कह सकते हो सीता,
या आपकी जब हम बात करते हैं राधा, ठीक है, तो ऐसे शब्दों के माध्यम से हमें क्या होता है, ये आपके स्त्री जाति का बोध हो जाता है। दिन और दीन, अगर इस शब्द की बात की जाए तो इस शब्द का एक सही प्रत्युत्तर क्या होगा? दिन और दीन। अच्छा, हमने पीछे बता भी रखा है कि हमारे हिंदी भाषा में खास करके दो प्रकार के लिंग होते हैं, तो ये तो आपको बखूबी पता है। जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो इसमें पुरुष और स्त्री ये दोनों नाम आपको देखने मिलता है। दिन और दीन, अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम देखने मिलता है। दिन की बात की जाए तो दिन का मतलब होता है एक तरीके से क्या, दिवस, नाम से ही पता चल रहा है। दिवस की जब बात की जाए तो दिन होता है, और दिन की जब बात की जाए तो दिन का मतलब होता है गरीब, ठीक है। तो दिवस और गरीब की जब बात की जाए तो ये क्या होगा, हो जाएगा। अच्छा, हम बार बार कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा शब्दों का क्रम चयन ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिवस गरीब यहाँ पे भी है और दिवस गरीब यहाँ पे भी है, लेकिन इसने पूछा पहले क्या है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो पहले इसने दिन पूछा था, तो दिन का दिन होता है और दिन का क्या होता है, गरीब होता है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो यहाँ पर सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? अगर हम सही शब्द की बात करें तो सही अर्थ वाला एक शब्द युग्म आपको देख मिलता है, जैसे आकर, आकार, खाना, आकृति। मतलब आप कह सकते हो कि जैसे आकर का खाना होगा और आकार का आकृति। कुल, कुल तो कुल का वंश होगा, कुल का शीतल, निर्जल का शून्य, निर्झर का झरना, सर का बाण और सर का मतलब भला आदमी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? देखिए, शीतल कूल ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि कूल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो शीतल के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो निर्जल का मतलब जो होता है ना, निर्जल का मतलब होता है एक तरीके से शून्य नहीं बल्कि साफ सुथरा हम कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर का मतलब होता है भला आदमी, ऐसा कहीं नहीं है। सर का मतलब सिर, ठीक है। तो ये सारे आपके गलत हो जाते हैं। जो बना आपका आकर, आकर का मतलब होता खान, ठीक है। और आकार की जब बात की जाए तो आकार का मतलब होता आकृति, तो सही जो होगा वो आपका ए वाला इसमें सही जवाब होगा, ठीक है। आकर की जब बात की जाए तो आकर के परिपेक्ष में आकर का मतलब होता खान और आकार की मतलब होती है आकृति, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो कुल का मतलब होता वंश, ठीक है। कुल का जो मतलब होता है, कुल का मतलब होता वंश, और कुल की जब बात की जाए तो कुल का मतलब होता है ये शीतल नहीं बल्कि क्या हो जाता है, कुल का मतलब होता किनारा, ठीक है। पीछे आपने पढ़ा भी है। कुल की जब बात की जाए तो कुल का मतलब होता है किनारा। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो निर्झर का मतलब होता है एक तरीके से झरना ही, ठीक है। निर्झर का मतलब होता है झरना। लेकिन जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, आपके निर्जल, तो निर्जल के परिपेक्ष में क्या होता है, निर्जल का मतलब होता है एक तरीके से साफ सुथरा। लेकिन अगर यहीं पे देखा जाए तो एक नाम और आपको देख मिलता है निर्जर, इसे क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं देवता, ठीक है। तो निर्जर की जब बात की जाए तो निर्जर का मतलब होता है देवता। सर की जब बात की जाए तो सर का संदर्भ क्या होगा, तो सर की जब बात की जाए तो सर का मतलब होता है बाढ़, लेकिन ये जो सर होता है ये भला आदमी नहीं होता है, बल्कि सर की जगह पे क्या होता है, ये हो जाता है तालाब, ठीक है। तो सर की जब बात की जाए तो सर मतलब क्या होगा, ये तालाब होगा, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक शब्द है कि चीर और चिर, चीर और चिर। अगर इसकी बात की जाए तो इसका पूरा अर्थ क्या होता है, नया पुराना, किला कास, पुराना कपड़ा, चर आचर। इसका सही जवाब क्या होगा? हमारे यहाँ पर अगर हम चिर और चीर की बात करें तो इसका सही अर्थ क्या होगा? अब आप भी जानते हैं कि चीर की जब बात की जाए तो चीर का मतलब होता कपड़ा, और चिर की जब बात की जाए तो चिर का मतलब होता पुराना, ठीक है। तो पुराना और कपड़ा यही क्या होगा, इसका अर्थ होगा। अब कहाँ पे है, यहाँ पे तो नया दिया है तो होने का मतलब नहीं है, यहाँ कपड़ा दिया है तो बचेगा आपका सी वाला। पुराना कपड़ा की जब बात की जाए तो ये क्या होगा, यह आपके संदर्भ में देखने को मिल जाता है। अब पुराना के लिए प्राचीन इस्तेमाल किया जाता है और नया के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, नवीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नवीन और प्राचीन ये आपके क्या हो जाएगा, इससे समेत आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी किला की जब बात की जाए तो किला के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, किला किला आपने सदैव सुना होगा, गढ़ नाम का एक जो शब्द होता है वह आपका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, या आपका इस्तेमाल किया जाता है। चर का मतलब क्या होता है, चर का मतलब होता है एक तरीके से चलने वाला। और अचर की जब बात की जाए तो अचर की जब बात की जाए तो अचर मतलब समझिएगा कि जो स्थिर होता है, मतलब कह सकते हो कि जो चल नहीं सकता है, जो एक जगह बना रहता है। जैसे पेड़ पौधे, आपके पेड़ पौधे एक ही जगह तो बने रहते हैं,
तो अचर उसे हम कहते हैं। ठीक है। खासा श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द के जोड़े को क्या करिए, पहचानिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को क्या करिए, पहचानिए। जैसे शब्द है अपेक्षा उपेक्षा, संसार जगत। आपका कह सकते हो कि यहाँ पे खास करके शाम संध्या, दिन दिवस। हाँ बिल्कुल आपका कहना जायज़ है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ है इसमें नहीं। ठीक है। यहाँ पे हम कपड़ा ले सकते थे, लेकिन हमें ऑप्शन भी तो देखना है, दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए। तो उस लिहाज से तो आपका कहना सही है कि पहले कपड़ा होना चाहिए फिर पुराना होना चाहिए, लेकिन चूंकि है नहीं तो फिर उस वजह से हम दूसरे ऑप्शन की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है। श्रुतिश्रम, श्रुतिश्रम की जब बात की जाए मतलब जो सामान सामान क्या करते हैं, हमें सुनाई देते हैं। जो हमें समान समान क्या करते हैं, सुनाई देते हैं। तो आपने सदैव सुना होगा संसार का जगत, ये तो पर्याय होगा। शाम का संध्या पर्याय होगा। दिन का दिवस पर्याय होगा। अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा मतलब होता है एक तरीके से किसी से कह सकते हो कि होता नहीं कि हम लोग आपसे अपेक्षा करते हैं, एक मतलब हम कह सकते हैं किसी से आस लगाना या किसी से अपनी क्या करना, एक तरीके से इच्छा रखना। और उपेक्षा की जब बात की जाए तो उपेक्षा का मतलब होता है किसी के साथ क्या करना, तिरस्कार होना। किसी की जब बात की जाए तो किसी का एक तरीके से तिरस्कार होना, अगर उसकी बात की जाए तो उसका क्या होता है, उपेक्षा का अर्थ होता है। तो उपेक्षा की जब बात की जाए तो उपेक्षा मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो अवहेलना। ठीक है। अवहेलना की जब बात की जाए या फिर आपका जो तिरस्कार होता है वह इसके लिए आपका प्रयोग किया जाता है। नाम आता है कि बेकार आदमी व्यर्थ काम करता रहता है। बेकार आदमी जो है वह व्यर्थ काम करता रहता है। ठीक है। बेकार आदमी व्यर्थ काम करता रहता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, कहने को धोबी गधे पर नहीं चढ़ता है, थाली बनिया क्या करे इस कोठी के धान उस कोठी में। तो आपने कई बार सुना होगा कि बोला जाता ना कि घर में जब कोई व्यक्ति खाली बैठा है तो वो कुछ नहीं करता है, इधर का काम उधर, उधर का काम इधर। तो यहाँ पे क्या करता है, जैसे मान लेते कोई बनिया है जो घर में बैठा है तो वो इस कोठरी का धान उस कोठरी में और उस कोठरी का इसमें, मतलब इसी तरीके से आपका कार्य करता रहता है। तो बेकार आदमी के लिए यह आपका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। यह आपका इस्तेमाल किया जाता है। और अंधे के हाथ बटेर की जब बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि जब बिना किसी परिश्रम के कोई चीज़ आपके हाथ में आ जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। कहने पर धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे संदर्भों में आप जब किसी को सीख देते हैं तो वो नहीं मानता है और बाद में फिर क्या करता है, अपने आप पे करता रहता है। अपनी अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, तो मतलब आप कह सकते हो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है, अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है तो अपने ही हित के लोगों को, जो परिवारवाद की एक संकल्पना होती है इसमें आपको दिख मिलती है। मुहावरे के साथ उनके सही अर्थों का क्या करिए, मिलान करिए। मुहावरे के साथ सही अर्थों का मिलान करिए। जैसे अगर देखा जाए तो कह सकते हो कि घड़े का पानी पड़ना, तो क्या होगा, लज्जित होना। दो का सी कहाँ पे है, दो का सी दो जगह पे है। ठीक है। अगर यहीं पर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि गुस्सा पीना, गुस्सा पीने का मतलब होता है क्रोध को दबा देना। तो तीन का बी, तीन का बी कहाँ पे है, तीन का बी यहाँ पे है, डी वाला सही जवाब होगा। बाकी आप जानते हैं गीदड़ भभकी का मतलब होता है व्यर्थ में किसी को डराना, और आवाज़ उठाना मतलब एक तरीके से विरोध करना। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे की बात की जाए तो जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ। अलग अलग मत की जब बात की जाए तो ये मुहावरा आपको देखने को मिल जाता है। आज अलग अलग मत की जब बात की जाए तो अलग अलग मुहावरा आपको देखने को मिल जाता है। जनता में सरकार की जब बात की जाए तो यह आपको देखने को मिल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, खास करके ढाक के तीन पात, ऐसा तो कोई मतलब नहीं है। टेढ़ी खी से धी निकालना नहीं। अलग अलग मत होना मतलब एक तरीके से डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मतलब वैल्यू है ही नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है, लोगों का एक तरीके से पूरा सीन नहीं मिल पाता है। हम और तुम, अगर इसकी बात की जाए, हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है। अब इस वाक्य में कौन सा भाग क्या है, गलत है। क्या है, हम और तुम और श्याम सबको क्या करना है, साथ जाना है। हम और तुम श्याम को अवश्य जाना है। अब इसमें गलत क्या होगा, अब देखिए एक चीज आप जानते भी हैं कि ये दो शब्द लगे हैं और, तो और जो लगता है ना वो बार बार नहीं लगता है। इसमें लगना क्या चाहिए, हम तुम और श्याम। तो यही आपका इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे और जो लगाया गया है वही आपका गलत हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि और का इस्तेमाल बार बार नहीं किया जाएगा। ठीक है। आगे की बात की जाए तो वह किला जिसे तुमने देखा था अब वह खंडहर हो चुका है। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है, वह किला जिसे तुमने देखा था अब
खंडहर हो चुका है, इसमें कौन सा भाग गलत है? तो एक चीज बताइए, आप यहां पे एक शब्द देख पा रहे हैं, वह अब। एक चीज बताइए, वह किला जिसे तुमने देखा वह खंडहर हो चुका, अपने आप में सही है। वह किला जिसे तुमने देखा अब खंडहर हो चुका है, मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही अर्थ प्रदान कर रहे हैं। तो एक ही अर्थ प्रदान करने के लिए दो चीजों का इस्तेमाल थोड़ी ना किया जाएगा, एक ही का इस्तेमाल करिए, या तो वह लगाइए या तो अब लगाइए। तो ये दो चीजें जो है ये अपने आप में गलत होती है, मतलब आप कह सकते हो इसमें से कोई एक लगना चाहिए कि वह किला जिसे तुमने देखा वह खंडहर हो चुका, या फिर वह किला जिसे तुमने देखा था अब खंडहर हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका गलत होगा। आगे की बात की जाए तो एक शब्द है कि गोधूम। गोधूम की जब बात की जाए तो गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? गोधूम की जब बात की जाए तो गोधूम की जब बात की जाए तो गोधूम का तद्भव क्या होता है? गोधूम शब्द की जब बात की जाए तो गोधूम का तद्भव क्या होता है? अब गोधूम के बारे में आपने सदैव सुना होगा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। गेहूं, गेहूं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्द है, पंक्ति, पंख, पंद्रह, पंगत। सामान्य रूप से ध्यान रखिएगा, तत्सम मतलब होता है संस्कृत से आए हुए शब्द, और जब भी उनमें कोई विकार हो जाता है तो उस दशा में क्या होता है, उस दशा में उसे हम तदभम की संज्ञा दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे खासा ध्यान रखिएगा, पंक्ति। पंक्ति की जब बात की जाए तो ये क्या होगा, इसका तत्सम हो जाएगा। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, यह क्या है? सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, या फिर सुंदर लड़के। इसका सही जवाब क्या होगा? अगर हम शब्दों की बात करें तो सुंदर के परिपेक्ष में यहां पर विशेषण अशुद्ध है। अब एक चीज बताइए, सुंदर लड़की होती है, सुंदर लड़का होता है, सुंदर लड़के होते हैं, सुंदरी नाम की कोई संकल्पना नहीं होती है, सुंदरी लड़की नहीं होती है। ठीक है, दुष्चरित व्यक्ति के संबंध में अपना संबंध नहीं रखना चाहिए। इस परिपेक्ष में दुष्चरित शब्द क्या कहलाता है? ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या क्रिया विशेषण है? दुष्चरित। तो दुष्चरित क्या बता रहा है? व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। तो व्यक्ति की ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, और इसी कारण से हम इसे क्या कहते हैं, विशेषण की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, तो ये विशेषण है। ठीक है, तो यही पूरा पैटर्न आपको देख मिलता है। बाकी रही बात क्लास की पीडीएफ की, तो क्लास की पीडीएफ क्या होता है, आपको टेलीग्राम चैनल से आपको विशेष तरीके से मिल जाता है, तो उसे भी आप ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार जुड़े थे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करेगा, और खास करके अगर इस क्लास में पहली बार जुड़े थे तो इस क्लास को भी लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों को साझा भी करिएगा। ठीक है, आज के विषय में इनको यहीं विराम देते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।